एवरीवन, आज का जो वीडियो है वह है वंशागत तथा विविधता के सिद्धांत। वंशागत तथा विविधता के सिद्धांत या प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन का ये वीडियो नंबर 2 है। इसके पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने परिभाषाओं के बारे में, कुछ डेफिनेशंस के बारे में डिस्कस किया था, जो कि बहुत ही जरूरी था, निहायत ही जरूरी था, क्योंकि बिना उसके हमको इस लेसन के बारे में अच्छी तरह से समझने में दिक्कत होती। इस नाते उन परिभाषाओं को जानना जरूरी था। आज भी हम इस लेसन में कुछ परिभाषाओं के बारे में डिस्कस करेंगे ताकि इस चैप्टर को समझने में किसी प्रकार का कोई दिक्कत ना हो, कोई परेशानी ना हो। तभी तो मजा आएगा उसको पढ़ने में। यदि किसी भी लेसन को पढ़ना है और उसका फुल एंजॉयमेंट करना है तो निश्चित है कि उसके जो टेक्निकल टर्म्स हैं, टेक्निकल वर्ड्स हैं, उनकी जानकारी हमको आपको अच्छी प्रकार से होनी चाहिए। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। और आज की जो पहली परिभाषा है वो है कारक। क्या है? कारक। तो चूंकि जब मेंडल साहब ने इसका एक्सपेरिमेंट शुरू किया अपना, तो उस समय आज की तरह से टेक्नोलॉजी का उतना आविष्कार नहीं था। आज की तरह से लोग डीएनए के बारे में, जीन्स के बारे में नहीं जानते थे, उनको भी इसके बारे में जानकारी नहीं थी। उन्होंने उसके लिए, जिसको आजकल हम लोग जीन कहते हैं, उसके लिए उन्होंने कारक शब्द का इस्तेमाल किया था। और कारक का मतलब समझ गए होंगे आप कि जीन लक्षणों को क्या करता है? प्रकट करता है। उन्होंने कितना सुंदर परिभाषा दिया कि युग्मकों के माध्यम से जो वस्तु एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरित होती है, युग्मकों के माध्यम से जो वस्तु एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरित होती है। मैं आपको एक एग्जांपल से समझा रहा हूं। ये देखिए, ये एक युग्मक है। मान लीजिए ये नर युग्मक है। क्या है? ये नर युग्मक है और ये एक मादा युग्मक है। तो इस युग्मक के अंदर क्या होगा? इसका आनुवंशिक पदार्थ होगा ना। इसके अंदर इसका क्रोमोसोम होगा, उस क्रोमोसोम के अंदर उसका डीएनए होगा। और डीएनए के बारे में आप जान लें कि किस प्रकार से डीएनए का एक छोटा सा टुकड़ा जो प्रोटीन के संश्लेषण के लिए जो उत्तरदायी होता है, डीएनए का जो खंड प्रोटीन को संश्लेषित करता है, उसी को हम लोग कहते हैं जीन। क्या कहते हैं? जीन। और यही क्या है? मेंडल के समय में कारक था। क्या था ये? मेंडल के समय में कारक था। अर्थात ये युग्मक ही तो है। ये क्या है? ये युग्मक ही तो है। ये नर युग्मक है और ये मादा युग्मक है। इस नर युग्मक के अंदर इसका आनुवंशिक पदार्थ होगा। उस आनुवंशिक पदार्थ अर्थात केंद्रक के अंदर उसका गुणसूत्र होगा। गुणसूत्र के अंदर उसका डीएनए होगा। और डीएनए का वो छोटा खंड, आज के संदर्भ में मैं बता रहा हूं, डीएनए का वो छोटा से छोटा खंड जो प्रोटीन संश्लेषण के लिए उत्तरदायी है, जो प्रोटीन का संश्लेषण। अरे भाई, जब प्रोटीन का संश्लेषण होगा तभी तो लक्षण का प्रकटन होगा, तभी तो लक्षण प्रकट होंगे ना। तो यही क्या कर रहा है? उस लक्षण को प्रकट कर रहा है। अर्थात पहले प्रोटीन का संश्लेषण हो रहा है। अभी इसके बारे में हम लोग आगे बहुत बढ़िया विस्तार से अध्ययन करेंगे, मजा आ जाएगा उसके बारे में। ठीक है, आइए। तो अब क्या है? ये युग्मक ही तो इसको लेके जा रहा है। कौन लेके जा रहा है? युग्मक लेके जा रहा है। तो वही कह रहे हैं कि मेंडल के अनुसार युग्मकों के माध्यम से जो वस्तु एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरित होती है, इसको उन्होंने क्या नाम दिया? कारक नाम दिया, जिसको आजकल हम लोग क्या कहते हैं? जीन कहते हैं। क्या कहते हैं? जीन कहते हैं। ठीक है, क्लियर है ना? एकदम से स्पष्ट हो गया? ओके। एलील, एक लक्षण के विपरीत रूपों के जीन्स, ध्यान दीजिएगा। जैसे मैं आपसे एक बात कर रहा हूं कि मान लीजिए लंबाई एक हमारा लक्षण है। क्या है? लंबाई एक लक्षण है, या बीज का आकार एक लक्षण। कोई एक उदाहरण तुमको लेना ही पड़ेगा। तो हमने मान लीजिए लंबाई ले लिया। ठीक है, अब लंबाई के लिए मान लेते हैं ये गुणसूत्र है। ठीक है, अब इस गुणसूत्र पर एक ये गुणसूत्र कहां से आ रहा है? पिताजी के पास से आ रहा है। और एक गुणसूत्र कहां से आ रहा है? माताजी के पास से आ रहा है। ठीक, अब एक गुणसूत्र जो है, इस पर ये जो यहां पर ये जीन मौजूद है, यहां पर जो चीज मौजूद है, वो उसको क्या नाम दिया गया? कैपिटल टी नाम दिया गया। और यहां पर जो मौजूद है, यहां पर उसको स्मॉल टी नाम दिया गया। क्या नाम दिया गया? स्मॉल टी नाम दिया गया। ठीक है, अब ये दोनों मिल करके जो प्रकट कर रहे हैं, वो किसको प्रकट कर रहे हैं? लंबाई को प्रकट कर रहे हैं। किसको प्रकट कर रहे हैं? तो ये दोनों मिलकर के क्या बनाए? जीन बनाए।
क्या बनाइए? जीन बनाए। अब इस जीन के ये दोनों क्या हो गए? यही तो है यलील, यही यलील हैं, अर्थात ये दोनों रूप क्या कहलाए? यलील कहलाए। क्लियर है? कंसेप्ट क्लियर हो रहा है नहीं हो रहा? देखिए ध्यान से, ये गुणसूत्र है, ठीक है, इसमें से एक गुणसूत्र नर से आया और एक गुणसूत्र जो है वो मादा से आया, ठीक है। एक गुणसूत्र पर जो है वो कैपिटल टी वाला, कैपिटल टी विद्यमान है, दूसरे गुणसूत्र पर जो है स्मॉल टी विद्यमान है। अब ये दोनों मिलकर के क्या किसको एक्सप्रेस कर रहे हैं? किसको एक्सप्रेस कर रहे हैं? वो लंबाई को एक्सप्रेस कर रहे हैं, लंबाई को प्रकट कर रहे हैं, अर्थात ये जीन कहलाएगा। क्या कहलाएगा? जीन कहलाएगा। और ये दोनों रूप इस जीन के क्या कहलाएंगे? यलील कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे? यलील कहलाएंगे। समझ में आ गया ना? दोनों रूप, अर्थात यही दोनों रूप इसकी जीन के क्या कहलाएंगे? यलील कहलाएंगे। तो यहां पर जो बात हो रही थी यलील की, कि एक लक्षण के विपरीत रूपों के जीन्स यलील कहलाते हैं। एक लक्षण के विपरीत रूपों के जीन्स क्या कहलाते हैं? यलील्स कहलाते हैं। और यलील का प्रयोग बैट्सन ने किया था। किसने किया था? बैट्सन ने किया था। क्लियर? समयुग्मजी या होमोजाइगस, समयुग्मजी या होमोजाइगस, जब दोनों जीन समान हो, क्या हो? जीन समान हो। जैसे अब ये लंबाई का ही हमने लिया, तो लंबाई के लिए कैपिटल टी क्या है? ये दोनों समान है, होमोजाइगस है, ठीक है। इसी प्रकार से लंबाई के लिए बौने के लिए स्मॉल टी लिया, ये भी क्या है? होमोजाइगस ही है। कैसा है? दोनों जीन भैया, ये भी और ये भी, तो ये भी तो कैपिटल टी है और ये भी तो कैपिटल टी है, तो दोनों समान है ना। इस नाते ये कौन सी अवस्था है? होमोजाइगस अवस्था है। यहां पर दोनों समान है, तो कौन सी अवस्था है? ये होमोजाइगस है। ये कैसी अवस्था है? कैपिटल आर कैसी अवस्था है? ये होमोजाइगस है। ये कैसी अवस्था है? स्मॉल आर कैसी अवस्था है? होमोजाइगस है। ये बीज के आकार के लिए है, तो कैसी अवस्था है? होमोजाइगस है। लेकिन जब दोनों अलग अलग हों, अब जैसे कैपिटल टी और स्मॉल टी, ये दोनों क्या है? होमोजाइगस हो गया कि हेट्रोजाइगस है? हेट्रोजाइगस है, होमोजाइगस नहीं है। ये कैसा है? ये हेट्रोजाइगस है या विषम युग्मजी है। इसी प्रकार से कैपिटल आर और स्मॉल आर क्या है? ये हेट्रोजाइगस है या विषम युग्मजी है, ठीक है। तो समयुग्मजी क्या है? किसी जीन रूप में दोनों जीन समान होने पर वो लक्षण समयुग्मजी या शुद्ध होता है। कैसा होगा? शुद्ध होगा। ये कैपिटल टी वाला कैसा होगा? शुद्ध होगा, प्योर होगा। स्मॉल टी वाला कैसा होगा? प्योर होगा। कैपिटल आर वाला कैसा होगा? प्योर होगा। स्मॉल आर वाला कैसा होगा? वो प्योर होगा। लेकिन विषम युग्मजी में दोनों अलग अलग हैं, इस नाते ये प्योर नहीं कहलाएंगे, ये संकर कहला सकते हैं, ठीक है। विषम युग्मजी किसी जीन रूप में किसी लक्षण के दोनों जीन युग्म विकल्पी हों, अर्थात विपरीत हों। किसी जीन रूप में किसी लक्षण के दोनों जीन कैसे हैं? युग्म विकल्पी हैं, अर्थात विपरीत लक्षणों के संकेतक जोड़ों को क्या कहते हैं? युग्म विकल्पी कहते हैं, ठीक है। अब आता है लक्षण प्ररूप, अर्थात यदि आप किसी जीव को देख रहे हैं तो उस जीव को बाहर से देखने पर जो भी लक्षण आपको दिखाई पड़ रहा है वही लक्षण क्या कहलाता है? लक्षण प्ररूप कहलाता है या फिनोटाइप कहलाता है। क्लियर है ना भाई? लंबा है तो उसका क्या है? वो लक्षण प्ररूप कहलाएगा, ठीक है। मोटा है और उसका क्या कहलाएगा? लक्षण प्ररूप कहलाएगा। कान कुछ किसी प्रकार अन्य प्रकार के हैं, वो उसका क्या कहलाएगा? लक्षण प्ररूप कहलाएगा। क्लियर है ना? इसी प्रकार से आंख का रंग कुछ है तो क्या कहलाएगा? वो लक्षण प्ररूप कहलाएगा। तो एक्सटर्नली आपको जो कुछ भी दिखाई पड़ रहा है वही क्या है? लक्षण प्ररूप है। जीव में विकसित एवं प्रकटित आनुवंशिक लक्षण प्ररूप कहलाता है। जैसे लंबापन क्या है? लक्षण प्ररूप है। बौनापन, गोल बीज, झुर्रीदार बीज, ये सभी क्या है? लक्षण प्ररूप है। और जीन प्ररूप क्या कहलाता है? जीव की जो जीनिक संरचना है, जो बाहर से नहीं दिखाई पड़ रही है, जब हम उसका विश्लेषण करेंगे, जब हम उसकी एनालिसिस करेंगे, जब उसका हम आंतरिक रूप से अध्ययन करेंगे, तब जाकर के हमको दिखाई पड़ेगी। तो जीव का आनुवंशिक संरचना या जीव की आनुवंशिक संरचना को हम लोग क्या कहते हैं? जीन प्ररूप कहते हैं।
क्या कहते हैं, जीन प्ररूप कहते हैं। जैसे हमने लंबाई के लिए क्या लिया, कैपिटल टी, ये उसका क्या है, जीन प्ररूप है। स्मॉल टी, ये उसका क्या है, जीन प्ररूप है। कैपिटल आर, ये उसका क्या है, जीन प्ररूप है। स्मॉल आर उसका क्या है, जीन प्ररूप है। तो इसी प्रकार से जो है कैपिटल आर उसका क्या है, जीन प्ररूप है। कैपिटल आर स्मॉल आर क्या है, उसके जीन प्ररूप है। स्मॉल आर और स्मॉल आर भी क्या है, उसके जीन प्ररूप है। मतलब उसकी जीनिक संरचना क्लियर है ना, उसके जीन की जो संरचना है वही क्या है, जीन प्ररूप है। ठीक है, समझ में आ गया। प्रभावी जीन, F1 संकर में प्रकट होने वाले जीन प्रभावी जीन कहलाते हैं। जरा इसको ध्यान से समझ लीजिए, फिर आपका कंसेप्ट एकदम से क्लियर हो जाएगा। आप ये जानते हो, मैं एक एग्जांपल लेकर के समझा रहा हूं। मान लीजिए मेंडल ने एक पौधा लिया जो लंबा पौधा था, ठीक है, लंबा पौधा था, क्लियर है ना। और लंबे पौधे का जो जीन था वो कैपिटल टी था, क्लियर। अब एक बौना पौधा है, ठीक, बौना पौधा, और उसका जो जीन प्ररूप है वो क्या है, स्मॉल टी और स्मॉल टी। अब इसका क्या होगा, ये P1 है, और उसके बाद इसका युग्मक बनेगा। क्या बनेगा, युग्मक बनेगा, और इसका भी क्या बनेगा, युग्मक बनेगा, क्लियर है ना। अब इसके बाद इन दोनों का क्या होगा, फ्यूजन होगा, सिनगैमी होगी, अर्थात निषेचन की क्रिया होगी। और निषेचन की क्रिया के बाद ये कैसा है, अगुणित है, ये कैसा है, अगुणित है। और इन दोनों के फ्यूजन से, सिनगैमी से क्या बन गया, कैपिटल टी और स्मॉल टी। क्या बन गया, ये कैपिटल टी और स्मॉल टी, क्लियर है भाई। ये कैपिटल टी यहां से आया और एक स्मॉल टी यहां से आया, ठीक है, और दोनों का फ्यूजन हुआ, और फ्यूजन होने के बाद ये क्या बन गया, कैपिटल टी और स्मॉल टी बन गया, क्लियर। अब ये कैसा है, ये देखिए लंबा है, कैसा है, ये लंबा है, अर्थात यहां पर जो भी आपको मिला उसको क्या कहते हैं, लंबा कहते हैं। और इस पीढ़ी को कहते हैं F1 पीढ़ी, फर्स्ट फीलियल जनरेशन या F1 जनरेशन। अब ध्यान देने वाली बात क्या है, हमने लिया था लंबा पौधा, बौना पौधा, दोनों का संकरण कराया। लंबे पौधे के लिए जीन ये था कैपिटल टी, और बौने पौधे के लिए स्मॉल टी और स्मॉल टी। जब युग्मक बना तो युग्मक बनने के दौरान क्या हो रहा है, कैपिटल टी, एक कैपिटल टी जो है वो कहां से आ रहा है, नर से आ रहा है, और एक स्मॉल टी कहां से आ रहा है, कहां से आ रहा है, वो फीमेल से आ रहा है। बाद में उन्होंने पलट भी दिया था, हम यहां बस सिर्फ एक ही एग्जांपल लेकर के करने की कोशिश कर रहे हैं। अब ये कैपिटल टी वाला युग्मक स्मॉल टी वाले युग्मक के साथ संलयन होता है, फ्यूजन होता है। फ्यूजन होने के बाद जो युग्मनज बनता है, युग्मनज के बाद फिर उसका क्या होता है, विभाजन होता है, और विभाजन के बाद फिर उससे भ्रूण बनता है, और भ्रूण को विकसित होता है, फिर बीज बनता है, और फिर जब उससे बोया गया तो फिर बीज कैसा पौधा बना, लंबा पौधा बना। कैसा पौधा बना, लंबा पौधा बना। इसका मतलब ये कि ये लंबाई के लिए, इस लंबे पौधे के लिए कौन जिम्मेदार है, कैपिटल टी। कौन जिम्मेदार है, कैपिटल टी जिम्मेदार है, ठीक है, स्मॉल टी जिम्मेदार नहीं है। क्यों, लंबा पौधा, देखिए ध्यान से, यहां लंबा पौधा, और लंबे पौधे से क्या आ रहा है, कैपिटल टी आ रहा है, यहां से क्या आ रहा है, स्मॉल टी आ रहा है। लेकिन क्या स्मॉल टी अपने आप को प्रदर्शित कर पाया, नहीं ना। तो F1 पीढ़ी में जो प्रकट होता है वो क्या कहलाता है, प्रभावी कहलाता है, डोमिनेंट कहलाता है। और जो अपने आप को प्रकट नहीं कर पाता है वो क्या कहलाता है, अप्रभावी कहलाता है, अर्थात रेसेसिव कहलाता है। तो यहां पर इसने अपने आप को प्रकट किया, देखिए, देख रहे हैं, ये स्मॉल टी अपने आप को प्रकट कर पा रहा है, नहीं ना। तो इसका मतलब ये क्या है, अप्रभावी है। क्या है, ये प्रभावी है। और ये कैपिटल टी क्या है, प्रभावी है। ये क्या है, अप्रभावी है। स्मॉल टी अप्रभावी है, स्मॉल टी अप्रभावी है, कैपिटल टी प्रभावी है। अब ये ध्यान देने वाली बात ये है कि ये कैपिटल टी अगर अकेला भी रहेगा तब भी अपने लक्षण को प्रकट करेगा, और अगर ये इसमें रहेगा तब भी अपने लक्षण को प्रकट करेगा, और अगर ये इस अवस्था में रहेंगे, देख रहे हैं ना यहां पर, तभी अपने लक्षण को प्रकट कर रहा है। अर्थात आपको ध्यान क्या देना है, समयुग्मजी अवस्था में भी अपने लक्षण को प्रकट करेगा, और विषम युग्मजी अवस्था में भी अपने लक्षण को प्रकट करेगा। यही सबसे ज्यादा ध्यान देना है।
यही सबसे ज्यादा ध्यान देना है। इस बात को अच्छी तरह से समझना है कि जो प्रभावी लक्षण है वो समयुग्मजीय अवस्था में तो अपने आप को प्रकट करेगा ही करेगा, विषम युग्मजीय अवस्था में भी अपने आप को क्या करता है, प्रकट करता है। क्लियर है। लेकिन जो अप्रभावी वाला होगा वो F1 पीढ़ी में अपने आप को प्रकट नहीं कर पाएगा। F1 पीढ़ी में वो अपने आप को प्रकट नहीं कर पाएगा। तो जो F1 पीढ़ी में, जो प्रथम पीढ़ी में अपने आप को प्रकट नहीं कर पाते हैं वो क्या होते हैं, अप्रभावी कहलाते हैं। ठीक है। अब मैं इसको थोड़ा सा आगे बढ़ा करके दिखा देता हूं कि कब ये प्रकट होगा, कब ये प्रकट होगा। ध्यान दीजिएगा। अब मान लीजिए इसका स्वपरागण कराया गया। अब स्वपरागण कराने के बाद तो क्या क्या बना, कैपिटल टी बना, फिर क्या बना, कैपिटल टी स्मॉल टी बना, कैपिटल टी स्मॉल टी बना और स्मॉल टी बना। ठीक है। कैसे बना, कैसे बना, ये चेकर बोर्ड बना लेते हैं, देख लेते हैं। देखिएगा, ध्यान से देखिएगा। अब इसको नर मान लीजिए और इधर वाले को आप मादा मान लीजिए। क्लियर। अब ये एक कैपिटल टी और ये स्मॉल टी का युग्मक, ये यहां पर भी वही चीज, एक कैपिटल टी और एक स्मॉल टी का युग्मक। ठीक है। अब ये दोनों देखिए, कैपिटल टी और यहां पर क्या होगा, स्मॉल टी और ये कैपिटल टी स्मॉल टी और यहां कैपिटल टी और स्मॉल टी। तो देखिए कैपिटल टी तो ये बन गया कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, तो कैपिटल टी स्मॉल टी दो बार बन गया और स्मॉल टी ये। तो इसने अपने आप को प्रकट किया ना, लेकिन कब, समयुग्मजीय अवस्था में। कब प्रकट किया, समयुग्मजीय अवस्था में। ये ध्यान रखना है कि अप्रभावी लक्षण कब प्रकट होगा, कब प्रकट होगा वो समयुग्मजीय अवस्था में। अप्रभावी लक्षण कब प्रकट होगा, समयुग्मजीय अवस्था में प्रकट होगा। लेकिन प्रभावी लक्षण कब प्रकट होगा, समयुग्मजीय अवस्था में भी प्रकट होगा। और ये दोनों क्या हैं, विषम युग्मजीय अवस्था। तो विषम युग्मजीय अवस्था में भी प्रकट होगा। प्रभावी लक्षण समयुग्मजीय अवस्था में भी प्रकट होगा और विषम युग्मजीय अवस्था में भी प्रकट होगा। लेकिन अप्रभावी लक्षण जब भी प्रकट होगा अपने आप को, तो कब प्रकट होगा, वो समयुग्मजीय अवस्था में। तो देखो यहां प्रकट हो जा रहा है, देख रहे हो ना। इसी से पता चल रहा है, चेकर बोर्ड आप बना लोगे बड़े आराम से तो ये पता चल जाएगा कि ये भी अपने आप को प्रकट करेगा। लेकिन कब, जब ये समयुग्मजीय अवस्था में होगा। ठीक है। तो इस तरह से प्रभावी जीन क्या है, F1 संकर में प्रकट होने वाले जीन प्रभावी जीन कहलाते हैं। जैसे कैपिटल आर और स्मॉल आर, जैसे कैपिटल टी और स्मॉल टी, एक ही चीज है। ठीक है। अप्रभावी जीन कौन है, F1 संकर में जो जीन अपने आप को प्रकट नहीं कर पाते, अपने आप को प्रकट नहीं कर पाते, उन्हें क्या कहते हैं, अप्रभावी जीन कहते हैं। जैसे स्मॉल आर, जैसे स्मॉल टी। क्लियर है एकदम से। ओके। अब कुछ संकेत, प्रतीक, सिंबल। प्रतीक क्या है, P1। तो P1 किसके लिए, जनक पीढ़ी के लिए। ये क्या है, जनक पीढ़ी है। ये क्या है, जनक पीढ़ी है। हम कुछ भी लेंगे यहाँ पर। अभी तो हम जब मेंडल का आप एक्सपेरिमेंट शुरू करेंगे फिर देखिएगा कैसे जो है सारी चीजें आपको एकदम से क्लियर होती चली जाएंगी। तो P1 क्या है, जनक पीढ़ी। F1 क्या है, प्रथम संतानी पीढ़ी, फर्स्ट फीलियल जनरेशन। F2 क्या है, द्वितीय संतानी पीढ़ी। ठीक है, सेकंड फीलियल जनरेशन। और तीसरा क्या है, F3 या तृतीय संतानी पीढ़ी, अर्थात थर्ड फीलियल जनरेशन। क्लियर है। तो इस तरह से आज का ये वीडियो यहीं पर समाप्त होता है और उम्मीद है कि ये वीडियो आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा, सारा कंसेप्ट आपका क्लियर हो गया होगा। अब अगले वीडियो में हम लोग जो है डिस्कस करेंगे एक नए उत्साह के साथ, एक नई ऊर्जा के साथ। धन्यवाद।